अब इसको आगे से रिज्यूम करते हैं। कल हमने PBR 322 के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, उसकी पेडिग्री छोड़ दी थी, तो आज उसकी पेडिग्री पढ़ेंगे। पेडिग्री मतलब उसका ओरिजिन कैसे हुआ था, ठीक है। तो इनका कहना है कि जो रिमार्केबल कन्वीनियंस दी थी इसने, मतलब इतना ईजिली आप क्लोन कर पा रहे हो और एक अच्छा क्लोनिंग वेक्टर बन गया, वो एक चांस बाई चांस नहीं बना था। ये फाइनल कंस्ट्रक्ट को बनाने के लिए हमने बहुत सारे प्लाज्मिड्स यूज़ करे थे, बहुत सारी DNA मैनिपुलेटिव टेक्निक्स यूज़ की थी। तो अब जो मैंने हाईलाइट किया है उसको आप देखो कि इट कैन बी सीन दैट PBR 322 comprises DNA derived from 3 different naturally occurring plasmid है। मतलब हमने क्या किया, पेडिग्री बनाने के लिए या फिर PBR 322 को बनाने के लिए हमने डिफरेंट प्लाज्मिड्स को कंबाइन किया था। अब उसमें बेसिकली 2 प्लाज्मिड थे, PBR 312, PBR 313। अभी आप देखोगे आगे को तो वो दिखा देगा कि 312 और 313 को मिला के हमने 322 बनाया था PBR, ठीक है। तो एम्पीसिलिन का जो रेजिस्टेंस जीन था originally resided on the plasmid R1, a typical antibiotic resistant plasmid that results in that occurs in natural populations of E. coli। ये तो हमें पता ही है कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन तो R1 प्लाज्मिड से मिल गया था, वहाँ से हमने ले लिया। जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का जीन था वो हमने R625 से लिया था। R1 से लिया क्या, एम्पिसिलिन का, टेट्रासाइक्लिन का लिया R65 से, a second antibiotic resistant plasmid। और जो replication origin है which directs multiplication is originally from PMB1 which is closely related to the colicin producing plasmid called E1। तो क्या क्या हो गया, R1 हो गया, मतलब बहुत सारे प्लाज्मिड मिला के हमने PBR 322 को बनाया था। यह हो गया R1, ये हो गया R65, फिर PMB1 हो गया जो कि कॉल E1 से लिया था। अब मोर सोफिस्टिकेटेड इकोलाई प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर्स, सोफिस्टिकेटेड बोले तो उससे ज़्यादा ईजी कर दे हमारी रिसर्च को वैसे प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर्स। तो PBR 322 तो आ गया था लेट 1970s में। पहला पेपर इस पे पब्लिश हुआ था जिसमें इसके बारे में मेंशन किया था 1977 में। उसके बाद बहुत सारे क्लोनिंग वेक्टर्स कंस्ट्रक्ट किए गए, मेजॉरिटी इसमें से PBR 322 से ही निकले थे। क्या किया हमने, कुछ मैनिपुलेशंस कर दी और हमने क्या किया, इससे नए वेक्टर्स को बना लिया। वन ऑफ देम वॉज PBR 327 which was produced by removing a 1089 base pair fragment from PBR 322। मतलब PBR 322 जो 4 KB का था उसमें से हमने क्या किया, 1 KB का सेगमेंट हटा के PBR 327 बनाया। तो डिलीशन की वजह से क्या हुआ, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के जीन्स तो एज सच रहे बट रेप्लिकेटिव और कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टीज़ बदल गई। अब उससे फ़ायदा ही हुआ होगा, ऐसा नहीं कि कोई नुकसान होगा। तो PBR 327 का डिफरेंस क्या क्या है, पहला है कि इसका हायर कॉपी नंबर हो गया था, वहाँ पे 10 से 15 कॉपी नंबर था PBR 322 का, इसका हो गया 30 से 40 कॉपी नंबर। अब this is not of great relevance as far as plasmid yield is concerned as both plasmids can be amplified to copy numbers greater than 1000। कर दिया हमने 30 से 40, लेकिन दोनों में हम एम्पलीफिकेशन क्लोरामफेनिकोल डाल के कर सकते हैं, 1000 तक की दोनों जा सकते हैं। मतलब PBR 322 भी 1000 प्लाज्मिड बना सकता है और PBR 327 भी 1000 प्लाज्मिड बना सकता है। तो इतना रेलिवेंट चीज़ नहीं मिला। हावेवर दिस हाई कॉपी नंबर मेक्स ऑफ PBR 327 इन नॉर्मल सेल्स मेक्स दिस वेक्टर मोर सूटेबल। अगर एम है इज़ टू स्टडी द फंक्शन ऑफ क्लोन जीन, सिर्फ क्लोन जीन का फंक्शन देखना है तो हमारे को ये हाई कॉपी नंबर से फ़ायदा मिलता है। इन दीज केसेस जीन डोसेज बिकम्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज जितनी ज़्यादा कॉपीज़ होंगी ना उतना ही मोर लाइकली है कि क्लोन जीन का इफेक्ट जो है होस्ट सेल पे डिटेक्टेबल होगा। मतलब जितना ज़्यादा अमाउंट में जीन बन रहा होगा उतना ज़्यादा सेल की एनर्जी उस तरफ जाएगी कि इस जीन से जो ट्रांसलेटेड प्रोडक्ट है वो बने और हमें दिखेगा कि वो जीन क्या कंट्रोल कर रहा है। तो PBR 327 विच इज़ विथ its high copy number is therefore a better choice than PBR 322 for this kind of work, जब हमें क्लोन जीन का फंक्शन देखना है। फिर जो हमने डिलीशन किया, मतलब 1 KB का डिलीशन कर दिया था, उससे कॉन्जुगेटिव एबिलिटी चली गई 322 की, जिससे ये नॉन कॉन्जुगेटिव बन गया। अब नॉन कॉन्जुगेटिव बनने से फ़ायदा यह है कि ये खुद अपना ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, खुद ही अपने प्लाज्मिड को दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो हम लैब में इसको कंट्रोल्ड वे में जितना भी चाहें उतना उगा सकते हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बायोलॉजिकल कंटेनमेंट, मतलब averting the possibility of recombinant PBR 327 molecule escaping from the test tube and colonizing bacteria in the gut of a careless molecular biologist। मतलब अगर कॉन्जुगेटिव होता तो अगर जो क्लोनिंग कर रहा है इंडिविजुअल उसके गट तक की जाने की पॉसिबिलिटी रखता, क्योंकि कोई बैक्टीरिया बाहर हवा में, वो जो इसको क्लोन कर रहा है वो खुद ही कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड है, तो वो अब जिसको क्लोन कर रहा था वो कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड अगर बाहर हवा के बैक्टीरिया में चला गया और ये इंडिविजुअल ने इनहेल कर लिया तो इंडिविजुअल के गट में चला जाएगा। अब इससे हमें यही चीज़ पता चल रही है कि नॉन कॉन्जुगेटिव होना ही इनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ थी और वो मिल गई। इन कॉन्ट्रास्ट जो PBR 322 है वो तो थ्योरेटिकली भी पास टू नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ इकोलाई बाय कॉन्जुगेशन, दो in fact PBR 322 also has safeguards to minimize the chances of this happening। PBR 327
is however preferable if the clone gene is potentially harmful should an accident occur. अब ये बोल रहा है कि PBR322 में ये पॉसिबिलिटीज़ तो थी, पर उसको हमने मिनिमाइज़ कर लिया था इस चीज़ को करने का, ठीक है। लेकिन PBR327 में हम प्रेफर करते हैं अगर क्लोन जीन से हमें ये लग रहा है कि ऐसे कुछ हार्मफुल एक्सीडेंट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है अगर, तो PBR327 की तरफ जाएंगे। ऑल्दो दोनों are no longer widely used, na PBR322 na 327. Its property have been inherited by most of today's modern plasmid vectors. There are a great number of these and it would be pointless to attempt to describe them all. 2 additional examples will suffice to illustrate the most important फीचर्स। अब हम क्या करेंगे, PBR हमने बोल दिया कि ठीक है PBR322 आया, पहला प्लाज्मिड हुआ जिसको डेवलप किया गया, वो डिस्करेज हो गया काम करना इस पर, इससे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड प्लाज्मिड्स आ गए जैसे PBR327। लेकिन वो बोल रहा है कि उसके बाद भी बहुत सारे प्लाज्मिड्स आए, बट उनको एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। अब इस PBR से ना पक्की इवोल्यूशन होगी, प्लाज्मिड डेवलप्ड एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ये और बेटर होगा इससे। तो अब अगर हम ऊपर वाला डायग्राम देखेंगे जो हमने नहीं देखा है, तो इसमें इन्हें बताया कि PBR322 आया कैसे है। तो जो PBR322 है वो अभी टेक्स्ट में तो हमने पढ़ लिया कि 3 प्लाज्मिड यूज़ किए थे, R1, R625 और PMB39, ठीक है। वो PMB39 कॉल इवन PMB1 का इसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन लिया था EcoR1 का से कट करके हमने, ये कॉल E1 का प्लाज्मिड था, इसको लिया, इसका ओराई यूज़ किया, तो मतलब जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो आया है PMB9 से। जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है वो आया है R1 से, अच्छा कॉल E1 से एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन आया है, ठीक है, और कॉल E1 से ही ओराई भी आया है। फिर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन जो आई है वो आया है R625 से, ठीक है। तो अब 3 को मिला के इनने PBR322 बनाया था। अब ये इससे यही बता रहे हैं कि इनने फ्रेगमेंट्स को जिन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से जोड़ा था वो EcoR1 और लाइगेज यूज़ करके उनको जोड़ दिया था कट करने के बाद। तो 2 प्लाज्मिड बने थे इनके पास, PBR312, पहले PBR312 तक की पहुँचे ये यहाँ पे, फिर PBR313, ये वाला PBR313, तो 312 to 313 दोनों को जोड़ करके क्या बना यहाँ पे PBR322, ठीक है। फिर आता है बी डायग्राम में वो फाइनली बता दे रहा है कि कितने क्या क्या ओरिजिन थे। तो लोअर हाफ ऑफ डायग्राम क्या बता रहा है कि ओराई जो है वो कॉल E1 से आया है इसमें, मतलब प्लस PMB1, ओराई कॉल E1 प्लस PMB1 से आया है ये वाला पोर्शन। और जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है वो आया है R1 से, सिलेक्टेबल मार्कर फॉर एम्पिसिलिन। और जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है यहाँ पे ये आया है RSF2124 था ये R625 से, जो इन्हें मेंशन किया। तो मतलब 3 प्लाज्मिड्स को मिला के इन्हें क्या किया, एक नया प्लाज्मिड बना दिया जिसको हम बोलते हैं PBR322, ठीक है। अब आप PBR322 ख़त्म कर लो, फिर हम पक को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि PBR322 में ही कुछ मॉडिफिकेशन करके हम प्लाज्मिड डेवलप्ड एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।